टेस्ट तुम्हारा रख दूँ इसी वीक में, मतलब तुम फाइनल टेस्ट में जाओ उससे पहले एक टेस्ट अगर मैं ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। आज वेडनेसडे है ना, तो फ्राइडे को रख देते हैं, बताइए। और फ्राइडे को जो टेस्ट आएगा उसमें मतलब देखो वो असाइनमेंट जो शेयर करता हूँ ना 50 क्वेश्चन अराउंड रख देंगे, और टाइम तुम्हें थोड़ा ज़्यादा दे देंगे 1 घंटे से। वो तुम उसको टेस्ट भी मान लो, उसको प्रैक्टिस भी मान लो, और फिर वो सैटरडे संडे जो हमारी 2 क्लासेस रहेंगी, उस सैटरडे संडे में हम लोग उस टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे। वो अच्छे क्वेश्चन डालूंगा मैं, तो इससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अनम्यूट है। अच्छा देखिए, तो एक मास है कैपिटल एम, ये इसकी वेलोसिटी वी, ये भी मास है एक स्मॉल, ये भी कैपिटल एम है, सेम मास है, इसकी वेलोसिटी यू है। तो डेल्टा एम पैकेट यहाँ से बाहर आया, ये पैकेट यहाँ से बाहर आएगा तो इसका मोमेंटम होगा ना कुछ डेल्टा एम, जो पैकेट यहाँ से बाहर आता है इसका मोमेंटम कितना हुआ, डेल्टा एम वी, डेल्टा एम वी। तो ये ऑलरेडी ऑलरेडी इसका मास है एम, एम यू इसका मोमेंटम है, एम यू इसका मोमेंटम है पहले ही, प्लस तुमने कुछ ऐड कर दिया, कितना ऐड किया इस मोमेंटम, डेल्टा एम वहां से आया, उसका वी वेलोसिटी थी, डेल्टा एम वी यहाँ से ऐड हो गया, इसमें से कुछ निकल के भी गया है, क्या निकल के गया वो, डेल्टा एम इसमें से बाहर निकला है, पर इसमें से डेल्टा एम बाहर निकला उसका मोमेंटम कितना है, डेल्टा एम, और जो इससे बाहर निकला वो यू है। ये फाइनल मोमेंटम है इसका, ठीक है, सही लिखा हुआ है। इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका, इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका, एम यू। इसकी बात करें, ये ट्रॉली 1 और ये ट्रॉली 2 है, सपोज ट्रॉली 1 की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम है इसका एम वी, फाइनल मोमेंटम एम वी तो ऑलरेडी था, उसमें से डेल्टा एम वी बाहर निकला है, तो उसका ये मोमेंटम माइनस कर देते हैं, डेल्टा एम वी, प्लस यहाँ से एक पैकेट आ भी रहा है डेल्टा एम, डेल्टा एम सेम मास का पैकेट आता है, पर उस पैकेट की वेलोसिटी जो है यू है, तो जो ऐड करोगे मोमेंटम वो है डेल्टा एम यू। तो ये प्राइम ले लेते हैं, ये प्राइम है, ये प्राइम है। तो मोमेंटम ज्यादा हुआ या कम हुआ, फर्स्ट केस में फर्स्ट ट्रॉली का मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज, फर्स्ट ट्रॉली का मोमेंटम इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, डिक्रीज किया। बाकी सबको पता लग गया, कृतिका नो सर। नहीं पता लगा। देखिए मोमेंटम जो है वो है, ये इक्वेशन समझ में आ गई कैसे लिखी है मैंने इक्वेशन, ये समझ में आ गया। यस यस। तो पहले मोमेंटम एम वी, पहले तो इतना ही है, ये है पहले मोमेंटम, अब ये माइनस हुआ है और ये प्लस हुआ है, सपोज ऐसे न्यूमरल्स में देखो, सपोज पहले मोमेंटम है 100, अब माइनस हुआ 10 और ऐड हुआ 8, तो अल्टीमेटली ओवरऑल मोमेंटम इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, इसमें इसमें बताओ, इसमें इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीज कैसे पता लगा डिक्रीज हुआ है, कैसे पता लगा तुम्हें, तो v ग्रेटर देन u है तो उसकी वैल्यू ज्यादा ली है, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 100 से कम है। हाँ ये वी डिसाइड करता है, डेल्टा एम तो सेम है, अगर जो नंबर तुम ऐड कर रहे हो वो स्मॉलर नंबर है और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो लार्जर नंबर है, तो अल्टीमेटली ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, और जो नंबर ऐड कर रहे हो वो नंबर ये यहाँ पर, और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो नंबर ये है। अब देखना ये है कि डेल्टा एम वी की वैल्यू ज़्यादा है डेल्टा एम यू की वैल्यू ज़्यादा है, ये चेक करना है तुम्हें। एम वी तो उसका पहले का मोमेंटम है, ये तो उतना ही मोमेंटम जितना पहले था, उसमें कुछ माइनस किया तुमने, कुछ प्लस किया, अब प्लस ज़्यादा किया या माइनस ज़्यादा किया, ये देख लो क्या ज़्यादा किया तुम लोगों ने। फर्स्ट केस में मोमेंटम डिक्रीज ज़्यादा होता है या मोमेंटम इंक्रीज ज़्यादा होता है एडिशन से, बताइए क्या हो रहा है फर्स्ट केस में। डिक्रीज। फर्स्ट केस में डिक्रीज होता है, मोमेंटम डिक्रीज करना मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करना, क्योंकि मास तो सेम ही रहा, डेल्टा एम गया था डेल्टा एम वापस आ गया, मास तो चेंज हुआ नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी ही चेंज हुई है, वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, इतना इसका मतलब ये हुआ
कि फर्स्ट जो ट्रॉली है या फर्स्ट जो कार है वो रिटायर करेगी। ठीक है। सेकंड ट्रॉली की बात करें, पहले मोमेंटम mu था, उसमें तुमने कुछ ऐड किया डेल्टा एम भी, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट भी किया डेल्टा एम यू। मास की अगर बात करें तो मास सेम रहा, डेल्टा एम मास गया भी था तो डेल्टा एम आ भी गया, दोनों बातें सेम रही। अब तुम्हें ये बताना है कि पहले से मोमेंटम, सेकंड ट्रॉली का मोमेंटम पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हुआ या कम हो गया? मोमेंटम सेकंड ट्रॉली का इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया? सेकंड का इंक्रीज हुआ है। सेकंड का इंक्रीज कर गया, क्योंकि एम यू पहले था, डेल्टा एम भी यहाँ पर ऐड हुआ है और डेल्टा एम यू यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ है। देखो हमें पहले बताया गया है कि v इज ग्रेटर देन u, ऐसे बताया गया है, तो ऑब्वियस है कि डेल्टा m टाइम्स v इज ग्रेटर देन डेल्टा m टाइम्स ऑफ u। ये इंक्रीज ही होगा, डेल्टा एम v इज ग्रेटर देन डेल्टा एम यू। तो डेल्टा एम v एक लार्जर नंबर है, डेल्टा एम यू स्मॉलर नंबर है। अब लार्जर नंबर तुम ऐड कर रहे हो, स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। आ गया समझ में अब? यस। नेक्स्ट बोलो। 28। 28। बोलिए। A block C of mass m is moving with velocity v naught and collides elastically with block A of mass m and connected to another block B of mass 2m through spring constant K. What is K if x naught is compression of spring when velocity of A and B is same? ए बी कौन है? ए बी ये है। सर जो V naught से आ रहा है वो C है और बाकी दोनों A B है। जो डायग्राम में लिखा है अब सही है, ये सारे डायग्राम सही बना हुआ है, मासेस सारे सेम है, एम एम एम। Yes जो sir. स्प्रिंग से जो कनेक्टेड है वो ए बी है, ब्लॉक B का मास 2m है। ब्लॉक बी 2m है। ये लो, और सी और ए एम है, ठीक है ना। एम के पास Yes. वेलोसिटी है, एम के पास वेलोसिटी है और स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, तो बताना है कि वेलोसिटी, बताना क्या है? कंप्रेशन। Yes sir. कंप्रेशन एक्स नोट कंप्रेशन है स्प्रिंग में, और कंडीशन दी हुई है व्हेन वी ए इज इक्वल टू वी बी, यही है ना। फाइंड कंप्रेशन व्हेन वी Yes. ए इज इक्वल टू वी बी। वी ए इक्वल टू वी बी, इसका मतलब क्या है? दोनों सेम वेलोसिटी का मूव करेंगे। इलास्टिक कोलिजन। नहीं नहीं, ए और बी, ए और बी, ए और बी आपस में कोलाइड कर नहीं सकते ना, बीच में स्प्रिंग है, कोलाइड कैसे करेंगे? कर सकते हैं क्या कोलाइड? No sir. कोलाइड तो कर नहीं सकते, बीच में स्प्रिंग है। तो वी ए इक्वल टू वी बी का मतलब क्या है? देखो जैसे ही देखो सी आएगा, अगर सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं हो क्या रहा है। सी आएगा भागता हुआ बी नोट से, ए के साथ कोलाइड करता है, ए का मास और सी का मास सेम है, कोलिजन इलास्टिक है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। वेलोसिटी सी जैसे ही कोलाइड करेगा सी रुक जाएगा, क्योंकि ए रेस्ट पर है, ए की वेलोसिटी सी को मिलेगी, सी रेस्ट पर आ जाएगा, और ए को वेलोसिटी मिल जाएगी वी नोट। नेक्स्ट पिक्चर जो है शायद तुम्हें ये दिखाई देनी चाहिए कि सी जो है ये सी है, ये सी रेस्ट पर है, ए को वेलोसिटी मिल चुकी है वी नोट, जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात है ये, और बी यहाँ रखा हुआ है, बी भी अभी रेस्ट पर है। ये उस मोमेंट की बात मैं कर रहा हूँ जब ये कोलिजन हुआ है, जब ये कोलिजन हुआ है, एम टू एम, ए एंड बी। ठीक है, इतना इतना ठीक है।
Yes, sir. अब क्या होगा, अब ए मूव करना, अब ए ने मूव करना स्टार्ट किया वी नॉट से टुवर्ड्स राइट, सी रेस्ट पर आ चुके, सी का काम खत्म हो गया, सी का मतलब इतना ही था, आएगा कोलाइड करेगा, वेलोसिटी देगा और बैठ जाएगा, क्योंकि सेम मास है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, इलास्टिक कोलिजन सेम मास, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, सी रुक गया, ए ने मूव करना स्टार्ट किया वी नॉट से, अब ए के मूव करने से, ए के मूव करने से क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा और वो बी को स्प्रिंग, पुश करेगा। और स्प्रिंग कंप्रेस होना स्टार्ट करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होना स्टार्ट करेगा तो बी मूव करना स्टार्ट करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होता है ना तो एक, वो दोनों पर फोर्स लगाएगा आउटवर्ड बाहर की तरफ, वो ए को भी पुश करेगा बाहर की तरफ, बी को भी पुश करेगा, बी रेस्ट पर है तो बी तो मूव करना स्टार्ट करेगा, बी तो मूव करना स्टार्ट करेगा राइट साइड में, ए पर क्या होगा, कंप्रेशन की वजह से ए पर क्या होगा बताओगे जरा, ए की एक, स्पीड कम हो जाएगी। ए की स्पीड कम होना स्टार्ट करेगी और बी की स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी, और एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, बता सकते हो दोनों की स्पीड सेम कब होगी, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। नहीं, इसको पुश कर रहा है, ए जो है बी को पुश करता है, और पुश करते 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 इतना पुश कर दिया उसने कि बी की भी वेलोसिटी उतनी हुई जितनी ए की है, ऐसा जब होता है ना, ऐसा जब दो वेलोसिटी सेम होती है, याद रखना ये पॉइंट, जब स्प्रिंग से कनेक्टेड दो पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो गई तो उस स्प्रिंग के अंदर उस टाइम मैक्सिमम कंप्रेशन है, मैक्सिमम कंप्रेशन, इसका मतलब ये है, और कंप्रेस नहीं होगा वो, और कंप्रेस होगा तो मतलब ए की वेलोसिटी और डिक्रीज करेगी, बी की वेलोसिटी और इंक्रीज करेगी, और कंप्रेशन हो ही नहीं रहा है, अब कंप्रेशन मैक्सिमम हो चुका है, वेलोसिटी जो आ चुकी है दोनों की सेम हो चुकी है, ठीक है इतना। ओके सर। अब देखिए थर्ड पिक्चर में बनाता हूँ कि कंप्रेशन मैक्सिमम हो चुका है, ये स्प्रिंग था, स्प्रिंग में कंप्रेशन हो गया, स्प्रिंग तो ऐसे दिखाई देता है ए और बी, ये है ए और बी, ये ए ये बी, ये मास एम, ये 2m, दोनों की वेलोसिटी सेम है, पता नहीं है कितनी है v एंड v, दोनों की वेलोसिटी सेम है, देखिए सिस्टम फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, नॉर्मल कोई वर्क कर नहीं रहा है, mg कोई वर्क नहीं करेगा, नॉर्मल कोई वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पर जो अलोंग हॉरिजॉन्टल हम बात करें, अलोंग हॉरिजॉन्टल देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई फोर्स नहीं है क्या कोई फोर्स, नो सर। हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई फोर्स नहीं, एक फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स है, पर वो स्प्रिंग का फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कोई किसी से लड़ाई करे, कुछ करे, टक्कर मारे, कुछ करे, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, इनिशियल मोमेंटम जितना भी था सी का जो था वहीं से ले आओ, ये भी नहीं बदलेगा, स्टार्टिंग में जो मोमेंटम था एम वी नोट, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ दोनों की वेलोसिटी सेम हुई, तो मोमेंटम लिखोगे सिस्टम का, पहले देखो इसका एम वी नोट, इसका जीरो, इसका जीरो, सी का एम वी नोट, ए का जीरो, बी का जीरो, बिफोर कॉलिजन ऑफ सी एंड ए, ये मोमेंटम है, आफ्टर कॉलिजन व्हेन मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है तब की हम बात कर रहे हैं, तो सी का मोमेंटम जीरो, ए का मोमेंटम, ए का एम मोमेंटम बताओगे एम वी, एम और बी का मोमेंटम 2mv। तो वी आ गया, वी नॉट बाई 3, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी और कितनी होगी तुम्हारे सामने है, वी नॉट बाई 3, तुमसे पूछा गया है कंप्रेशन, और क्या कर सकते हो तुम लोग, देखो एक बार जरा बताओ मुझे, कुछ कर सकते हो क्या इसमें, एक चीज और कर सकते, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से तुम लोग बता सकते हो कि कंप्रेशन कितना हुआ है, हमें ये भी पता है जो कोलिजन हुआ है इलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, इलास्टिक कोलिजन एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या हम देखें तो सिस्टम के ऊपर कहीं से कोई वर्क भी नहीं होता है, कोई वर्क नहीं करने वाला, यहाँ पर एम है पर वर्क नहीं कर पा रहा, नॉर्मल है पर वर्क नहीं करेगा, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग जो है वो
स्प्रिंग जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, वो टोटल एनर्जी को चेंज नहीं कर पाएगा, वो टोटल एनर्जी को चेंज कर ही नहीं पाएगा। तो इस पूरे सिस्टम पर मैं लिखता हूँ, पूरे सिस्टम पर डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। डेल्टा यू तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल, ऐसा लिख सकते हो। यू इनिशियल, इनिशियल कंप्रेशन था ही नहीं स्प्रिंग में, 0। और बाद में कितना कंप्रेशन हुआ स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितने हैं जो हमें कैलकुलेट करने हैं, हाफ के एक्स नोट स्क्वायर, ये डेल्टा यू हो गया, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी सबकी बताओ, मिला के सबकी, पूरे सिस्टम की बताओ कितनी एनर्जी है। सी की बताओ सबसे पहले, सी की एनर्जी कितनी है, सी की 0 ए की कितनी होगी, हाफ एम, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस बी की एनर्जी कितनी है, mv square हाफ टू एम वी स्क्वायर। ये हो गई टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बाद में बिफोर कॉलिजन देखें तो सी की एनर्जी कितनी, बिफोर कॉलिजन एनर्जी ऑफ सी, mv naught square बिफोर half कॉलिजन, mv बिफोर कॉलिजन सी इज मूविंग विद वी नोट, हाफ एम वी नोट स्क्वायर। ए और बी की एनर्जी बताओ, ए और बी की 0 इज इक्वल टू 0। तो हाफ के एक्स नोट स्क्वायर ऐसे इक्वल टू, मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, ये नेगेटिव टर्म है वहां पर आके पॉजिटिव हो जाएगी, हाफ एम वी नोट स्क्वायर, ये पॉजिटिव टर्म दोनों नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर, हाफ के एक्स नोट स्क्वायर इज हाफ एम वी नोट स्क्वायर, क्योंकि माइनस 3/2 एम वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू हमारे पास आई थी वी नोट बाई 3, तो वी नोट स्क्वायर बाई 9 में यूज कर रहा हूँ। तो हाफ सारे कैंसिल हो गए, के एक्स नोट स्क्वायर एम वी नोट स्क्वायर माइनस 1/3 इज 2/3 एम वी नोट स्क्वायर, और वी नोट जो है एक्स नोट चाहिए, सॉरी हम लोगों को एक्स नोट चाहिए, तो एक्स नोट होगा वी नोट, तो k निकालना है के निकालना है, तो बस एक्स नोट स्क्वायर इधर ले आओ, k is 2/3 m v naught square by x naught square। okay so नेक्स्ट बताइए, सर 32 30 32 से पहले क्वेश्चन 30 नंबर की 30 30 बताइए। a particle of mass m moving with speed v hits elastically another stationary particle of mass 2m inside a smooth horizontal circular tube of radius r. The time after which the second collision will take place is मास m and 2m है क्या, है ना, yes sir 2m पहले रेस्ट पर है ये 2m। कोलिजन कैसा है, कोलिजन इलास्टिक है, yes sir देखिए मोमेंटम इक्वेशन लिखता हूँ पहले, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, सपोज आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी एंड v1 and v2, आफ्टर कोलिजन velocities are v1 and v2। बिफोर कोलिजन तो मैं दी हुई है, v को मैं u ले लेता हूँ, है ना, v को u ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, v दी हुई है वैसे तो, पर मैं उसको u लिख रहा हूँ, u है ये। और ये 0, ये रेस्ट पर है 2m।
तो मुझे पता है कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम रहेगा, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज mu प्लस सेकंड पार्टिकल का 0, आफ्टर कोलिजन mv1 प्लस 2mv2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2v2 प्लस v1 इज u, क्वेश्चन नंबर 1, 2v2 प्लस v1 इज u। ठीक है, सर ये इलास्टिक कोलिजन है तो जो एम मास है वो आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। क्यों 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 होता है ऐसा? ऐसा कब होता है कृतिका, ऐसा कब होता है? वेलोसिटी एक्सचेंज कब होती है पता है? कोलिजन में, क्या? इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता, ये तो मैंने कभी नहीं कहा। इलास्टिक कोलिजन अगर दोनों बॉडी का मास सेम हो तो, क्या मास डिफरेंट है? m/2m। हाँ, ऊपर मैंने किया था ऐसा, वेलोसिटी एक्सचेंज कर दी थी, और मास देखिए कितना था वहां। सी एंड ए का कोलिजन हुआ था, सी का मास कितना है, एम ए का मास कितना है? एम सेम। अगर ये कोलाइड फोकस करेंगे तो वेलोसिटी एक्सचेंज होगी, इलास्टिकली कोलाइड करेंगे तो, वो भी इलास्टिकली अगर कोलाइड करेंगे तो वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। वहां पर तो एक मास m है, एक मास 2m है। एक मास m एक मास 2m, तो वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं होगी। तो मैंने लिखा कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी या सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लगा लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखें कितने, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, भाई 2m जो है वो v2 से चलना स्टार्ट हो गया आफ्टर कोलिजन, ये v2 से, ये 2m है, और ये जो है v1 से चलता है, ये m है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 वेट बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, ये 0 पर है, ये u से आ रहा है भाई, कितना हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? यू तो v2 और e की वैल्यू 1 के इक्वल, इलास्टिक कोलिजन, तो v2 माइनस v1 इज u, 2v2 2v2 प्लस v1, ये क्या हो गया, 2v2 प्लस v1 इज ऑल्सो u। सर 32। उसका टाइम आ गया 2 r/u। नेक्स्ट है 32, 32 बोलो। A particle of mass 1 kg is thrown vertically upward with speed 100 meter per second. After 5 seconds, it explodes into two parts. One part of mass 400 gram emerges with speed 25 meter per second in downward direction. What is the velocity of other part just after explosion? अच्छा, 400 ग्राम की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी? Sir, 25 meter per second. देखिए, ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, मास m और वेलोसिटी u इज 100, मास इज 1 किलोग्राम। 5 सेकंड के बाद ही कुछ ऊपर चला गया होगा, 5 सेकंड के बाद यहाँ पहुंचा, ये 5 सेकंड पर यहाँ पहुंच गया। मास अभी एक्सप्लोड नहीं किया, एक्सप्लोजन नहीं हुआ, उस टाइम मैं देखता हूँ 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। भी बताओगे कितना होगा इसका, वेलोसिटी कितनी होगी? u प्लस ATM यूज करेंगे, v u इज 100, अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी,
माइनस जी डाउनवर्ड है टी, और 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी होती है 50 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन सिर्फ ये बच जाता है, सेकंड पार्ट अगर मैं क्वेश्चन का देखूं तो एक मास है, मास है 1 किलोग्राम, वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकंड, और इस पॉइंट पर एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, मास है m। तो ये है बिफोर एक्सप्लोजन कंडीशन, ये है बिफोर एक्सप्लोजन। आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होता है, दो पार्ट हो गए इसके, ये टू पीसेस में कन्वर्ट हो गया। एक मास है ये मास है 400 ग्राम, मतलब 0.4 किलोग्राम, और या तो 25 मीटर पर सेकंड से नीचे जाता है। और एक मास है 0.6 किलोग्राम, 0.6 किलोग्राम, वो भी वेलोसिटी से ऊपर जाता है। पता नहीं है वी कितने हैं, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया ये क्या लिखा है मैंने? 0.6 किलोग्राम से ऊपर जाता है ये, और जो एक पार्ट है, एक पीस जो है उसका नीचे जाता है 0.4 किलोग्राम का, नीचे जाता है विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। हम ये कहना चाहते हैं कि एक्सप्लोजन जब हुआ तो बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन वेलोसिटी, सॉरी, मोमेंटम सेम रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि एक्सप्लोजन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इनिशियली पी आई इस और यहाँ का पी एफ सेम होना चाहिए, दोनों सेम। अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लेते हैं। तो पी आई इनिशियल लिखोगे, इनिशियली मोमेंटम कितना है, मास है 1 किलोग्राम और स्पीड है 50, पहले मोमेंटम ये है। बाद में 0.4 किलोग्राम है, तो 0.4 इंटू 25, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जो 0.4 किलोग्राम है 25 से डाउनवर्ड है, तो नेगेटिव साइन के साथ, प्लस एक पीस जो है वो 0.6 किलोग्राम का, उसकी वेलोसिटी पता नहीं किधर है, वो मान लेते हैं वी, हमें कैलकुलेट करना है। तो ये 50 प्लस 25 इंटू 0.4 इज 10, इस 10, और नेगेटिव साइन के साथ इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज 0.6 वी। तो 60 बाई 0.6, ये तुम्हारा आंसर है। 100 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। Yes, sir. नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट क्या है? सर 34। हाँ A disk of mass 10 gram is kept floating horizontally by throwing 10 marbles per second against it from below. सॉरी If सर, the धीरे, सॉरी, धीरे धीरे धीरे। मास और डिस्क, डिस्क ऑफ मास बताओ कितना? say 10 gram. ये डिस्क हो गई, और फ्लोट कर रही है नहीं, Yes sir, horizontally. लिक्विड में है क्या? सर ये तो नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, आगे बताओ। A disk of mass 10 gram is kept floating horizontally by throwing 10 marbles per second against it क्या from क्या below. क्या पर सेकंड, क्या पर सेकंड? 10 marbles per second. नीचे 10 से मार्बल्स पर सेकंड मतलब? नीचे से 10 मार्बल फेंक रहे हैं ना हर सेकंड में। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, ऐसे कुछ है, ये डिस्क है, डिस्क है, यहाँ से हम बॉल्स फेंक रहे हैं ना, ऐसे ऐसे, है ना, यस सर। ऐसे ऐसे। 10 बॉल्स पर सेकंड आके इसको हिट करती है, 10 बॉल्स पर सेकंड, 10 बॉल्स पर सेकंड। हाँ जी, और ये हवा में रहती है। यस सर। एक डिस्क है जो एयर में है, और वो नीचे गिरेगी, उसको नीचे गिरने से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको ना नीचे से बॉल फेंक रहे हैं, और बॉल आके उसको हिट करती है, और हिट करने की वजह से वो बैलेंस बना रहता है। बहुत बढ़िया, और बताइए। If the mass of each marble is 5 gram, हाँ जी, what will be the velocity with which marble are striking disk? देखिए, अल्टीमेटली जो 10 बॉल्स आती है एक सेकंड में, ये 10 बॉल्स पर सेकंड जो है, मैं मान लेता हूँ कि एक बॉल का मास तो तुम्हें दिया हुआ है m है, और हर बॉल की वेलोसिटी जो है वो v है।
यही हुआ ना, यही हुआ। यस सर। अच्छा ये बताया कि बॉल का आफ्टर कॉलिजन बॉल्स का मार्बल्स का क्या होता है, बताया गया है क्या? सर स्पीड सेम होती है रिबाउंस जब कर वो जाती है, रिबाउंड करती है तो। अच्छा सेम स्पीड से रिबाउंस यस कर, सर। बहुत बढ़िया। यस सर। बढ़िया। तो तुम्हें पता लगा कि डेल्टा पी ऑफ बॉल कितना है? बताओगे? ये तो मैंने इसमें पूरी क्लास लगाई थी कि अगर कोई बॉल आके हिट करती है और वो रिबाउंस कर जाती है तो डेल्टा पी होता है कुछ बॉल का। 2 MV. 2 MB, 2 MB। और डायरेक्शन क्या होती है? मोमेंटम चेंज हुआ बॉल का, बॉल की डायरेक्शन पहले ऊपर थी, तो जो ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, और रिबाउंस करने के बाद नीचे होगी, तो फाइनल वेलोसिटी ये है ये भी। यहाँ पर डिस्क है, ये डिस्क है, तो डेल्टा पी, और डेल्टा पी जो आएगा फाइनल माइनस इनिशियल आएगा, तो ये -2 MB आएगा। एक बॉल जब जाके उसको डिस्क को हिट करती है ना, तो इतना मोमेंटम चेंज हो जाता है, बॉल का मोमेंटम चेंज होता है। इससे आगे मैंने बताया था कि सेम मोमेंटम इज इम्पार्टेड टू द डिस्क या वॉल, ऐसे बोला था, याद है कुछ? डेल्टा Yes. पी इम्पार्टेड टू द डिस्क बाई ईच बॉल। एक बॉल का मैं लिखना चाहता हूँ, ईच बॉल, तो वो कितना था? 2 MB। 2 MV. N फॉर n balls, फॉर n balls into N. इनटू n। ये n balls जो आती है, ये कितने टाइम में आ रही है? n balls आती है सपोज डेल्टा टी टाइम में, n balls हिट करती है डेल्टा टी टाइम में, तो डेल्टा टी से मैं डिवाइड करती हूँ उसको, डेल्टा टी से। तो क्या बन गया ये क्या बन गया? दिस इज अ मोमेंटम इम्पार्टेड टू द डिस्क, मोमेंटम इम्पार्टेड टू द डिस्क, लिखा हुआ है ना ऊपर। n बॉल्स अगर आके हिट करती है तो इतना मोमेंटम मिलता है उसको, और डिवाइड बाय डेल्टा टी, मतलब ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा पी टोटल बाय डेल्टा टी, ये लिखा हुआ है। और डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इस क्या होगा ये लगेगा Force. फोर्स, ये फोर्स के इक्वल है, ये फोर्स आ गया भाई, ये फोर्स आ गया। और ये वो फोर्स है जो डिस्क के ऊपर लगता है। कितना फोर्स आया? फोर्स डिस्क के ऊपर जो लगता है बॉल्स के हिट करने की वजह से, दैट इज 2 MB n बाय डेल्टा टी। और नंबर ऑफ बॉल्स पर इन टाइम, नंबर ऑफ बॉल्स पर इन टाइम तुम्हें दिया हुआ है कितना ही, 10। तो डिस्क के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इतना फोर्स लगता है, 20 MB। और तुम्हें क्या लगता है डिस्क हवा में कैसे फ्लोट कर सकती है, बताओगे जरा मुझे? डिस्क का तो वेट है नहीं, mg नीचे है, उतना ही force होगा. इतना ही फोर्स ऊपर लग रहा होगा। इसका मतलब ये जो बॉल्स आके हिट करती है ना इसको, ये mg के इक्वल फोर्स लगा रही है, इसका मतलब ये हुआ जैसे एफ डिस्क मस्ट बी इक्वल टू mg, mg ऑफ डिस्क, दिस इज द मास ऑफ डिस्क, कैपिटल M। ये बॉल का मास है और ये डिस्क का मास है। क्या कैलकुलेट करना था बताओ? वेलोसिटी चाहिए क्या? यस सर। वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो g बाय mg बाय 20m, ये तुम्हारा आंसर है। एम भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, तो मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, ये 5 है 10 है तो 2 हो गया, तो 1 मीटर पर सेकेंड हो गया आंसर। यस सर। 1 मीटर पर सेकेंड, समझ में आया क्या? यस सर। बाकी सबको समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट बताइए। 37. 36 36 बोलो कि क्या है? A straight rod of length L a has straight one of its ends at the origin and the other at x equal to L. If the mass per unit length of the rod is given by ax, where a is constant, what is its mass center? मास क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है क्या? एक्स क्या है ये? मास, Mass per unit length. मास पर यूनिट लेंथ m बाय l है, m बाय l इज एक्स। वेयर इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये पूछा गया। Yes, sir. ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं क्या तुम लोगों को?
करवाया है शायद, करवाया है। तो ये मास जो है, ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा मान लेते हैं इसको। तो ये यूनिफॉर्म मास नहीं है, यूनिफॉर्म मास नहीं है। यूनिफॉर्म मास नहीं है तो सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हैं, याद है कुछ? बॉडीज का सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म नहीं है तो लिखते हैं ऐसे, एक्सीएम इज इक्वल टू डीएम, एलिमेंट लेते हैं कोई, और डीएम एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, डीए, ये एक्स जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट है, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास दिया हुआ नहीं है तो इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। डीएम क्या है, कहते हैं डीएम एक स्मॉल एलिमेंट है, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर जाओ, एक्स डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लो, स्मॉल एलिमेंट ले लिया। इसका मास कितना होगा, डीएम कितना होगा बताओगे जरा, डीएम ऑफ दिस एलिमेंट। लेमडा तुम्हें दिया हुआ है, लेमडा, तो लेमडा, ये लेमडा मतलब होता है यूनिट लेंथ का मास, मास ऑफ यूनिट लेंथ। और लेंथ कितनी है, डीएक्स। लेंथ अगर यूनिट है तो मास लेमडा है, वन है तो लेमडा है, और डीएक्स है तो मास कितना होगा, मास कितना होगा, लेमडा lambda डीएक्स। तो ये डीएम आ गया, लेमडा डीएक्स। और लेमडा की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, लेमडा इज एक्स। तो मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, एक्सीएम इज इक्वल टू डीएम एक्स। इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर, जो एलिमेंट में लिया इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके बीचों बीच आएगा सेंटर ऑफ मास। इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास यहीं पर आएगा। एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है, एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास एक्स डिस्टेंस पर है, तो वो लिख दिया मैंने एक्स डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो सारी वैल्यूज पुट कर लो, डीएम कितने हैं, डीएम इज लेमडा एक्स डीएक्स, सॉरी लेमडा डीएक्स है ना, अच्छा लेमडा एक्स डीएक्स हो गया, नीचे हो गया लेमडा डीएक्स। लेमडा कांस्टेंट तो नहीं है, लेमडा की वैल्यू पुट करो, लेमडा तुम्हें दिया हुआ है ए एक्स इंटू एक्स डी एक्स, नीचे लेमडा हो गया ए एक्स डी एक्स। एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू एल, एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू एल, तो ए तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 0 टू एल, ए नीचे भी है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स फ्रॉम 0 टू एल, तो ऊपर आ गया ए से ए कैंसिल, एक्स क्यूब बाई 3 0 टू एल, और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू एल। लिमिट अगर पुट करें तो एल क्यूब बाई 3 बनता है ऊपर, और नीचे बनता है एल स्क्वायर बाई 2, और एल बाई 2l बाई 3, 2l बाई 3, एक्सीएम इज 2l बाई 3। ये तुम्हारा आंसर है। आया? यस सर। तो कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं इसमें? Sir, total 73 question कितना है ये बताना है। नहीं, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस तो 36 तक हमारे आज डाउट हो गए। एलन तुम लोगों ने कर लिया ना कंप्लीट, सबका हो गया एलन? Yes sir. तो आज मैं एक असाइनमेंट शेयर करूंगा और एक टेस्ट Yes, sir. रखूंगा, उसके बाद संडे तक तुम्हारा यही काम है, 2 असाइनमेंट और कर लो, मतलब एक असाइनमेंट हो गया, एक टेस्ट हो गया, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? और आज तुम्हारे में टाइम तो है ही, इतना ज़्यादा लोड नहीं है, तो एलन में तुम्हारे जो डाउट है ना, एक बार उनको फिर से करके देखो, क्योंकि अब 2-3 दिन में तुमने काफ़ी कुछ सीखा है, कुछ चीज़ें अब तुम कर पाओगे खुद से, तो उनको एलिमिनेट कर दो, ठीक है? अब क्लास ओवर करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पर।